उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। प्रत्येक दिन की भांति आज फिर से हम लोग अपने पॉलिटी की कक्षा के साथ आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हैं। हम लोग जैसा कि कल फंडामेंटल राइट की शुरुआत किए हैं और फंडामेंटल राइट की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो मनुष्य के जीवन का या अगर इसको दूसरे शब्दों में इसे ऐसा कहें कि मूल अधिकार मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए एक ऐसी परिस्थिति या ऐसी दशा उत्पन्न करती है, ऐसी परिस्थिति और दशा का निर्माण करती है जिसमें मनुष्य के सर्वांगीण का विकास होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जैसे भारत एक लोकतंत्र है, अमेरिका एक लोकतंत्र है, ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में मूल अधिकार का महत्व जो है वो बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मूल अधिकार नागरिकों को कितना प्राप्त है, नागरिकों को कैसे अधिकार मिले हुए हैं, इन्हीं अधिकारों की दशा के आधार पर उस लोकतांत्रिक देश की सफलता और असफलता निर्धारित होती है। यानी किसी देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है, किसी देश की लोकतंत्र की सफलता कितने उच्च पैमाने पर टिकी हुई है, यह निर्भर करती है कि उस देश के नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों की क्या स्थिति है या कितने मात्रा में उनको अधिकार मिले हुए हैं। तो जैसे कल भी मैंने आपसे ये बात किया था कि भाई जो ब्रिटेन है वहीं से इसकी शुरुआत मैग्ना कार्टा से हुई है और हमारे देश में भी जब संविधान बना तो संविधान निर्माण के दौरान हमारे संविधान निर्माताओं ने इस फंडामेंटल राइट को हमारे देश के सबसे पवित्र दस्तावेज संविधान के भाग 3 में इसको जगह प्रदान किया। आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट की क्या विशेषता है, मैंने कल उस पर आपसे बात भी किया था। अनुच्छेद 12 की भी चर्चा कल हम लोगों ने की थी कि किस तरह से राज्य को परिभाषित किया गया है इस फंडामेंटल राइट के संदर्भ में अनुच्छेद 12 में। उसी क्रम में आज आपके सामने एक अनुच्छेद प्रस्तुत है और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है वह मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मूल अधिकारों को बचाने के लिए कि किसी सत्ता तंत्र के द्वारा उसका हनन न कर लिया जाए, नागरिकों के अधिकारों को छीन न लिया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए यह अनुच्छेद 13 निर्मित किया गया है। यानी अनुच्छेद 13 एम्पावर करता है न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्टेप उठा सकती है। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, पहले इसको हम लोग समझते हैं और उसके बाद इस पर डिटेल करने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यानी अनुच्छेद 13 स्पष्ट कर रहा है कि राज्य के द्वारा, राज्य का मतलब वही जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है ना, तो राज्य कैसी कोई भी विधि या कानून नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता हो। लेकिन फिर भी यदि भूलवश और जानबूझकर भी यदि राज्य के द्वारा ऐसा कर दिया जाता है, यानी राज्य ऐसी कोई विधि बना देता है जिस विधि से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो, तो कह रहा है कि उस सीमा तक शून्य होगी। कौन सी? जो विधि बनाई गई है वो विधि उस सीमा तक शून्य होगी जहां तक, है ना, जहां तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो। यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। एक तो पहली बात कि राज्य ऐसा कोई विधि बनाएगा ही नहीं जिससे फंडामेंटल राइट को
को उल्लंघित किया जाए। लेकिन फिर भी राज्य के द्वारा यदि ऐसा कर दिया जाता है तो वह विधि यानी जो विधि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है उस सीमा तक शून्य होगी, यानी उस सीमा तक इसको लागू नहीं माना जाएगा जिस सीमा तक जहां तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, मूल अधिकारों को क्षति पहुंचा रही हो, उसका हनन कर रही हो। अर्थात अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि कह रहा है कि राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार उल्लंघित हो, लेकिन यदि ऐसा होता है तो वह विधि शून्य होगी। अरे भाई, तो उस विधि को शून्य कौन घोषित करेगा? उस विधि को कौन जांचेगा कि वह विधि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है? तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में वह विधि है, यह जांचने का अधिकार न्यायालय को मिला हुआ है ना? यह बात न्यायालय को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह उस विधि को जांच सकती है, और इसको हम लोग न्यायिक समीक्षा कहते हैं, है ना? इसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। जुडिशियल रिव्यू करते हैं, न्यायिक पुनराविलोकन कहते हैं, अर्थात न्यायपालिका उसको रिव्यू करती है और यदि वह पाती है कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है तो फिर वह उसे अवैध घोषित करती है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है कि भाई न्यायपालिका के पास जब वो चीजें जाती हैं, न्यायपालिका के पास जब विधि जाती है तो न्यायपालिका उसको किस प्रकार से शून्य घोषित करती है ना? यानी जुडिशियल रिव्यू का जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो अनुच्छेद 13 से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांतों की व्याख्या मैं आपके समक्ष अभी करने जा रहा हूं और आप उसको देखिएगा कि किस प्रकार से मुख्य रूप से मैं 3 सिद्धांतों की बात आपके साथ करूंगा। जो मैं पहला सिद्धांत आपके सामने लिख रहा हूं और वह है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत है ना? इसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी, है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। अब थोड़ा यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो पृथक्करण का मतलब है, पृथक करने का क्या मतलब है? अलग करना, उसको सेपरेट कर देना, उसको मूल चीजों से निकाल देना। इसका क्या मतलब है थोड़ा यहां समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एक कानून है ना? ये पूरा एक कानून है, एक लॉ है जिस लॉ का नाम है ए, है ना? ये ए लॉ है, कानून बनाया गया है। तो जैसे आप देखते होंगे कि प्रत्येक किताब में कई सारा चैप्टर्स होता है, कई सारा अध्याय होता है, उसी तरह से ये इस एक कानून में भी कई सारा अध्याय है, कई सारा चैप्टर है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना? ये 8 अध्याय हैं इस एक कानून में। और यहां पाया गया कि अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 7 ये ऐसे अध्याय हैं जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, है ना? अर्थात ये मूल अधिकार के एफआर के विरुद्ध हैं। यानी अध्याय 4 और अध्याय 7 जो है वह मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, बाकी अध्याय नहीं कर रहा है। न्यायपालिका के रिव्यू में यह पाया गया कि यही दोनों फैक्टर हैं जो ऐसा हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है यह समझना कि अब न्यायपालिका क्या करेगी। तो न्यायपालिका के पास यहाँ ऑप्शन है कि वह कानून को भी रद्द कर सकती है। तो न्यायपालिका पहले देखेगी कि क्या हम 4
को और 7 को इस एक कानून से अलग कर सकते हैं क्या? अर्थात यदि 4 और 7 को इस कानून से अलग कर देने के बाद भी यह कानून मीनिंगफुल रहता है, इस कानून का कुछ अर्थ निकलता है, यह कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहता है, तो वैसी स्थिति में न्यायपालिका इस पूरे कानून को रद्द नहीं करेगी, बशर्ते वह 4 और 7 को इस कानून से बाहर निकाल देगी। ठीक है, परंतु एक दूसरा कंडीशन यह है कि यदि 4 और 7 को बाहर करने के बाद इस पूरा कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाता, यह कानून निरर्थक हो जाता है, यह अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वैसी स्थिति में न्यायपालिका इस पूरे कानून को भी अवैध घोषित करेगी। यहां बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भले पूरे कानून को ही अवैध क्यों ना घोषित करना पड़े। तो न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि न्यायपालिका फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर पूरे कानून को भी रद्द घोषित कर सकती है। यहाँ एक और बात बहुत नोटिस करने वाली है कि जो ये पृथक्करण का सिद्धांत है, ये स्वतंत्रता के बाद के कानूनों पर लागू होता है, यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो कानून बने हैं उन्हीं कानूनों पर यह लागू होता है पृथक्करण का सिद्धांत। 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, 1950 में हमारे अपने संविधान लागू हो गए, तो संविधान लागू हो जाने के बाद जब इस देश की संसद ने इस देश के लिए कानून बनाना प्रारंभ कर दिया, तब उन कानूनों को रिव्यू करने का अधिकार मिला किसको? न्यायपालिका को। और तब से न्यायपालिका ने यह देखना शुरू किया कि बन रहा कानून वह फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर रहा है। यदि वह अगेंस्ट है तो फिर उसको इस सिद्धांत के आधार पर रिव्यू करके, समीक्षा करके और उसको अवैध घोषित या वैध घोषित किया जा सकता है। क्लियर? यह है पृथक्करण का सिद्धांत। एक दूसरा सिद्धांत भी मैं आपके सामने इसमें प्रेजेंट करना चाहता हूं। वो दूसरा सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा इससे अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो स्वतंत्रता बाद के कानूनों पर लागू होता है ना। लेकिन जो अगला सिद्धांत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस सिद्धांत का नाम है तिरोहित होने का सिद्धांत, है ना। तिरोहित होने का सिद्धांत, है ना, या ग्रहण का सिद्धांत, है ना, ग्रहण का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इसके साथ चर्चा कर देना चाहता हूं, ये जो सिद्धांत है ये स्वतंत्रता पूर्व के कानूनों पर लागू होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझना। तिरोहित होने का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत ये स्वतंत्रता पूर्व के कानूनों पर लागू होता है, जबकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करण का सिद्धांत था वो स्वतंत्रता पश्चात के कानूनों पर लागू होता है। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझिए कि जो तिरोहित होने का सिद्धांत है या ग्रहण का सिद्धांत है ये क्या है, इसका क्या मतलब है समझिए। जैसे स्वतंत्रता पूर्व यानी 1947 के पहले, तो सबसे पहली बात तो यही जान लीजिए
कि स्वतंत्रता के पहले कोई फंडामेंटल राइट भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध था नहीं, क्योंकि हमारा अपना संविधान था नहीं। पहला चीज, अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान बहुत सारे कानून बनाए, तो चूंकि उस समय फंडामेंटल राइट नहीं था, और फंडामेंटल राइट जब नहीं था तो उसके समर्थन और उल्लंघन की बात कहां से आ जाती है, ये तो संभव ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता पूर्व इस देश के शासन के संचालन के लिए कई सारे कानूनों का निर्माण किया, कई सारे कानूनों को निर्मित किया कि जिससे इस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। जब 1947 के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और हमारा एक फंडामेंटल राइट का लिस्ट आया, फंडामेंटल राइट्स हमको मिले, तो ये संभव है कि पहले के बनाए हुए कुछ कानून ऐसे होंगे जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते होंगे, क्योंकि पहले तो फंडामेंटल राइट था ही नहीं। तो जब था ही नहीं तो फंडामेंटल राइट को देख के कानून थोड़ी बनाया गया था। तो यह संभव था कि कुछ कानून ऐसे होंगे स्वतंत्रता के पहले का जो मूल अधिकारों के विरुद्ध में हो। तो जब ऐसा हुआ, जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, तो क्या स्थिति बनी थोड़ा देखो यहां। जैसे मान लो कि कोई एक्स कानून है जो स्वतंत्रता के पहले का कानून है ना, और ये एक्स कानून जो है, ये एक्स कानून किसी वाई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है ना। कोई जैसे फंडामेंटल राइट, अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, जिस समय संविधान बना उस समय 7 फंडामेंटल राइट था। तो इसी में से मान लो कि कोई वाई फंडामेंटल राइट है जिसके अगेंस्ट में है ये एक्स कानून, और ये एक्स कानून कब का है, तो स्वतंत्रता के पहले का है, आजादी के पहले का है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा थोड़ा समझिए। जब ऐसा कोई कानून होगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा और वो स्वतंत्रता के पहले का होगा, तो ये जो वाई फंडामेंटल राइट है जिसके विरुद्ध में है ये एक्स, जो एक्स इस वाई का उल्लंघन कर रहा है, क्या होगा, तो ये वाई की छाया इस एक्स पे बन जाएगी। जिस प्रकार ग्रहण में क्या होता है, एक खगोलीय पिंड की छाया दूसरे पे बन जाती है, यानी एक खगोलीय पिंड दूसरे को क्या करता है, ढक देता है। ठीक वैसे ही ये वाई फंडामेंटल राइट जो है इस एक्स कानून को जो स्वतंत्रता के पहले का है इसको ढक देगा, और जब ये ढक देगा तो ये लागू नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये लागू नहीं माना जाएगा। परंतु ये भी संभव है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन भी होता है। जैसे एक संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की सीरीज से हटाकर और विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ठीक वैसे ही यदि कोई संविधान में संशोधन हुआ और उस संशोधन से इस एक्स फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट की सीरीज से बाहर कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी वाई जो है अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। अब वैसी परिस्थिति में जब वाई फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अरे भाई तो ये एक्स जो था इस फंडामेंटल राइट के ही अगेंस्ट था, और अब ये फंडामेंटल राइट रहा ही नहीं, तो अब ये फिर से एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये स्वयं जीवित हो जाएगा, ये अपने आप जीवित हो जाएगा। क्लियर? तो 2 सिद्धांत मैंने आपके सामने रखा, एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो स्वतंत्रतावाद, दूसरा तिरोहित होने का सिद्धांत जो स्वतंत्रता पूर्व के कानूनों पर लागू होता है, और एक तीसरा का भी बात मैं यही कर लेता हूं, हालांकि वो अपने देश में लागू होता नहीं है, उसका है अधित्याग का सिद्धांत, है ना, अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत कहने का मतलब है
कि भाई मूल अधिकारों को जो भी हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त है उसे हमको छोड़ने की स्वतंत्रता है, उसे हमें त्याग करने की स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को मिला है कि अबाध संचरण की स्वतंत्रता, तो हो सकता है मैं घोषित कर दूं कि मुझे ये नहीं चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मैं घोषित कर दूं कि हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जान लीजिए कि भारत में फंडामेंटल राइट को त्याग करने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति जो संविधान के द्वारा उसको राइट मिला हुआ है उसका त्याग वो नहीं कर सकता है, उसको छोड़ नहीं सकता है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, ये व्यवस्था जो है वो यूएसए में है ना, ये व्यवस्था अमेरिका में है जहां लोग अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ सकते हैं, लेकिन भारत में यह व्यवस्था लागू नहीं है, यह सिस्टम भारत में इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो ये अनुच्छेद 13 के संबंध में ये 2-3 सिद्धांत हैं जो आपके सामने है। अनुच्छेद 13 फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए बनाया हुआ आर्टिकल है। कुल मिला के ये पढ़ने से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी परिस्थिति में राज्य के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं किया जा सकता है, और यदि ऐसा कभी होता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए न्यायालय से जाकर गुहार लगा सकते हैं, न्यायालय से इस बात की डिमांड कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। और न्यायालय चूंकि फंडामेंटल राइट के अभिभावक के रूप में काम करता है, इसलिए उसका भी एक प्राथमिक कर्तव्य है कि वह किसी भी परिस्थिति में आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करे, और न्यायपालिका के द्वारा यह किया ही जाता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 उसकी सुरक्षा। अब अनुच्छेद 14 से शुरू होता है आपके फंडामेंटल राइट की एक विस्तृत श्रृंखला। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, और वह संपत्ति का अधिकार हुआ करता था और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। और अनुच्छेद 32 के तहत आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको यह अधिकार देता है कि आपके फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की स्थिति में आप सीधे उच्चतम न्यायालय में जाकर और अपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय आपके फंडामेंटल राइट के संरक्षक और अभिभावक के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से ये फंडामेंटल राइट की ये पूरी श्रृंखला है। कल से हम लोग अनुच्छेद 14 से शुरू करेंगे, जिसमें पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।